गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? ऑल गुड? गुड इवनिंग एवरीवन। विकास, इंजीनियर एम कुमार, चंदन, हीरालाल, किशोर, सत्यम, विकास, राजेश, राज, राज पटेल, प्रिंस, बबलू, पवन कुमार, विभूति, पल्लव। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? क्या कोई बता सकता है व्हाट वी हैव डिस्कसिंग टिल येट? हीरालाल, मैं भी बेटा बहुत बढ़िया हूं। ईआर मॉडल पर डिस्कशन चल रहा था। एग्जैक्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईआर मॉडल। ईआर मॉडल में ईआर मॉडल क्या था इस पर हम लोग ने चर्चा करी थी। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसमें एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है। क्या इनके बारे में आपको आइडिया लगा? यस या नो? एंटिटीज, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप, है ना। आइए एक बार इसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो डिटेल वाइज भी आते हैं। जैसे अगर ईआर मॉडल की बात करें तो इसके कितने घटक हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं? बेसिकली जो इसके कंपोनेंट्स माने जाते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से? एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप और उनके बीच में जो क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, रिलेशनशिप हो गई और उसकी कार्डिनलिटी हो गई। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग तीन ही चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक एंटिटी, दूसरे उसके एट्रीब्यूट्स और तीसरी उसकी रिलेशनशिप, जहां पर रिलेशनशिप को हम लोग कार्डिनलिटी भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब कि अगर एग्जाम में कभी भी आपसे कार्डिनलिटी के बारे में पूछा जाए तो समझ जाइएगा कि बात किसकी हो रही है, ईआर रिलेशनशिप कार्डिनलिटी की, यानी ईआर मॉडल की। या इसको कई बार ईआर डायग्राम भी बोलते हैं, है ना। ईआर मॉडल बोले, ईआर डायग्राम बोले, बात एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंटिटी, रिलेशनशिप और उसके एट्रीब्यूट्स। एंटिटीज के बारे में कल हमने आपको बताया था कि एंटिटी को हम लोग किससे शो करते हैं? एक रेक्टेंगल से शो करते हैं। अ डिफाइनेबल थिंग, यानी एंटिटी क्या होनी चाहिए? जिसका कोई रियल वर्ल्ड में अस्तित्व होना चाहिए, है ना। जैसे कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई इवेंट है, दैट कैन हैव डेटा स्टोर्ड अबाउट इट। पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सब हमारी क्या थी? एंटिटी। कस्टमर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये इंडिविजुअल क्या है? एंटिटी। कार है ना, क्या है? एंटिटी। कोई सिटी का नाम है दिल्ली, क्या है? एक एंटिटी। तो पर्सन, प्लेस और थिंग, एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई थी। अब एंटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं जरा ये भी समझ लीजिए। एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है। स्टूडेंट क्या करेगा? कोर्स में एनरोल होकर पढ़ेगा, यानी स्टडी करेगा। तो यहां पर जो एंटिटी बनी वो क्या बनी? एक स्टूडेंट और एक कोर्स। तो इस पूरे रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज हैं? दो एंटिटी, एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है। और इनके बीच में जो रिलेशन है वो किसका है? स्टडी करने का, पढ़ने का। और ये स्टडी क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप, जिसको डायमंड के द्वारा दिखाया गया है। लाइंस क्या है? दीज आर कॉल्ड कनेक्टर्स, जिनको इनके द्वारा कनेक्ट किया गया है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टर्स। लेकिन मुझे बताओ कि यहां पर जो एंटिटी आपको दिख रही हैं दो, एक स्टूडेंट और एक कोर्स, इसमें वीक एंटिटी कौन सी है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी है? क्योंकि एंटिटी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की।
एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एक वीक एंटिटी। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर जो स्टूडेंट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कोर्स क्या है, वो वीक एंटिटी है। क्योंकि स्टूडेंट के तो कई सारे डिपेंडेंसी बन सकती है, स्टूडेंट एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोर्स किस पर डिपेंड है, स्टूडेंट पर, है ना। कोर्स इंडिविजुअल तो कुछ नहीं है, कोर्स किस पर डिपेंड होगा, स्टूडेंट पर। लेकिन स्टूडेंट अपने में एक इंडिविजुअल एंटिटी होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एंटिटी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है? अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज एन एंटिटी दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एंटिटी, जो दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। स्टूडेंट क्या किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है? नहीं, अपने में फुल फ्लेज एंटिटी है। इट हैज अ प्राइमरी की और अ टेबल इंक्लूड्स अ प्राइमरी की। कह रहा है स्ट्रॉन्ग एंटिटी की सबसे खास बात क्या होती है कि ये प्राइमरी की पर बेस्ड होता है। बिल्कुल, स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, है ना, स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर होगा, स्टूडेंट का एड्रेस होगा। तो क्या है, इट हैज अ प्राइमरी की और अ टेबल इंक्लूड्स अ प्राइमरी की, है ना। ये बात तो समझ में आ गई। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, जैसे कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का जेंडर और कस्टमर का फोन नंबर। तो एक कस्टमर भी क्या है, टाइप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। इस एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं, आईडी, नेम, जेंडर और फोन नंबर। तो एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, जिनको ओवल के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज एट्रीब्यूट्स, और जिसको रेक्टेंगल के द्वारा शो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। ये बात समझ में आ गई। वीक एंटिटी क्या होगी सर? एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। वो एंटिटी जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट्स, अपने एट्रीब्यूट्स की मदद से, एंड रिलाई ऑन द रिलेशनशिप, लेकिन वो डिपेंड करेगी किस पर, रिलेशनशिप पे, विद अदर एंटिटी इज कॉल्ड वीक एंटिटी। और ऐसी एंटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एंटिटी बोलेंगे। द वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल रेक्टेंगल। ये इंपॉर्टेंट है, जो बात याद रखने वाली है, क्या कि जो वीक एंटिटी होगी उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। सर एग्जाम्पल बता दीजिए क्या होगा। देखिए, एड्रेस, जैसे कोर्स आपका क्या है, वीक एंटिटी है, वैसे ही एड्रेस भी क्या है, वीक एंटिटी है। और वीक एंटिटी को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉक्स से, या आप कह सकते हैं डबल रेक्टेंगल से। अब एड्रेस के जो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होंगे, हाउस नंबर, सिटी, लोकेशन और स्टेट। लेकिन एड्रेस किसका होगा, किसी स्टूडेंट का होगा, किसी कस्टमर का होगा, किसी पर्सन का होगा, किसी एंटिटी का होगा, है ना, कोई सेलिब्रिटी है उसका होगा, कोई टीचर है उसका होगा, किसका है एड्रेस। तो इसका मतलब एड्रेस कहने से क्या बात समझ में आ रही है, नहीं, क्योंकि एड्रेस डिपेंड है किस पर, कस्टमर पर, स्टूडेंट पर, टीचर पर। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वीक एंटिटी। क्या ये बात समझ में आई, यस या नो? ठीक, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि सर एंटिटी जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। बहुत बढ़िया, आगे देखो। अब अगर एक ही रिलेशन से दोनों एंटिटीज को रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, कस्टमर और लोन। कस्टमर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, जबकि लोन क्या है, एक वीक एंटिटी है। मान लेते हैं कि कस्टमर ने एक लोन को लिया, कस्टमर के जो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होंगे, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस। और ये बोरो क्या कर रहा है, लोन। लोन को किससे डिस्क्राइब किया गया, डबल बॉक्स से या डबल रेक्टेंगल से, क्योंकि ये वीक है। लोन का नाम होगा और लोन की कोई डेट होगी। लेकिन
अगर मैं सिर्फ लोन बोलूं, अगर मैं सिर्फ लोन कहूं तो क्या लोन स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो सकती है? नहीं, क्योंकि लोन कौन ले रहा है? कोई फार्मर ले रहा है, कोई कस्टमर ले रहा है, कोई टीचर ले रहा है, कोई स्टूडेंट ले रहा है, कोई बिजनेसमैन ले रहा है, कौन? तो इसका मतलब लोन इज डिपेंडेंट ऑन दी another entity, that is why it is called weak entity. Is that clear guys? ठीक, बिल्कुल सही आपने कहा। आगे बढ़ते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? सर एट्रीब्यूट का नॉर्मल सा मतलब है कि हर एक एंटिटी के कई सारे एट्रीब्यूट होंगे। जैसे अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? इसका रोल नंबर, इसका फोन नंबर, एज या नेम। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या कोई भी प्रॉपर्टी ऑफन शोन एज एन ओवल और सर्किल, इसको या तो हम सर्किल के द्वारा शो करते हैं या ओवन के द्वारा। समझ में आया? यस या नो? तो एट्रीब्यूट क्या हो गया? किसी भी एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट, और इसको सर्किल या ओवल के द्वारा शो किया जाता है। ठीक, ये मुद्दे की बात है। आगे आइए, एट्रीब्यूट कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे एक पर्सन है, पर्सन का नेम, पर्सन का फर्स्ट नेम, पर्सन का लास्ट नेम, पर्सन का एड्रेस, पर्सन का सिक्योरिटी नंबर, पर्सन की बर्थ डेट, पर्सन की एज, पर्सन की हॉबीज, ये सभी इसके क्या हैं? एट्रीब्यूट है ना। यानी एट्रीब्यूट का मतलब कि जब आप रिश्ता लेकर जाते हैं, है ना, या रिश्ते की बात होती है, तो सबसे पहले सामने वाला क्या पूछता है? आपके एट्रीब्यूट्स, आपकी हाइट कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है ना, आप रहते कहां पर हैं, आप कमाते कितना है, आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है ना, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गई? दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। क्वालिफिकेशन कितनी है, नो डाउट, है ना, और बहुत सारी चीजें। तो एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? उसके फीचर्स हो गए। ठीक, अब एट्रीब्यूट को आप देख रहे हैं क्या अलग अलग तरीके से डिस्कस किया गया है? हाँ सर। सर कहीं पर तो डॉटेड बनाया गया है, कहीं पर डबल ओवल बनाया गया है। ये चक्कर क्या है सर? इधर आइए। एट्रीब्यूट्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में? 6 कैटेगरीज में। की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट और स्टोर्ड एट्रीब्यूट। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि एट्रीब्यूट कितने तरीके के होते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि नीचे दिए गए ऑप्शन में की एट्रीब्यूट कौन सा है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है, या स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या है। आइए इसके बारे में फटाफट से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक, आइए, क्या लगता है आपको देखने से की एट्रीब्यूट क्या होगा? व्हाट इज की एट्रीब्यूट हियर? सोचो। की का मतलब है यहां पर क्या? मेन, प्राइमरी, आईडी। बिल्कुल सही। की एट्रीब्यूट का मतलब है द की एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द प्राइमरी की, कॉलम और कॉलम्स इन दी डायमेंशन टेबल। यानी एक टेबल में जितनी भी आपकी प्राइमरी की होंगी वो आपका की एट्रीब्यूट होगा। टेक्स्ट ऑफ की एट्रीब्यूट इज अंडरलाइन। और जितने भी की एट्रीब्यूट होंगे एक टेबल में कितने होंगे? हाउ मेनी की एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल? एक, क्योंकि प्राइमरी की एक टेबल में कितनी होगी? एक। जैसे एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है? स्टूडेंट के केस में रोल नंबर क्या है? की एट्रीब्यूट। और की एट्रीब्यूट को हमेशा क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। तो अगर कहीं पर भी आपको कुछ भी अंडरलाइन दिख रहा है तो इसका मतलब वो कैसा एट्रीब्यूट है? की एट्रीब्यूट है। इसको प्राइमरी की कंसीडर किया गया है, जबकि फोन नंबर, नेम और एज ये आपके की एट्रीब्यूट नहीं है। समझ में आ गया?
तो पहला एट्रीब्यूट आपने क्या समझा, दैट इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट। दूसरा एट्रीब्यूट यहां पर गिवन है कंपोजिट एट्रीब्यूट। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट? कंपोजिट का मतलब क्या होता है सर? कंपोजिट का मतलब होता है मिक्स, बिल्कुल प्रिंस। कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही। यानी अगर हम कंपोजिट की बात करते हैं, इसका मतलब हम कंबाइन की बात करते हैं, ज्वाइन की बात करते हैं, मिक्स की बात करते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या है। एन एट्रीब्यूट दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट, कह रहा है वो एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट के साथ में मिलकर काम करता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। सर इसका मतलब स्टूडेंट एड्रेस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। कह रहा है जो स्टूडेंट का एड्रेस है वो कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि अगर हम एड्रेस बोलते हैं तो क्या एड्रेस में हम क्या क्या देंगे? पिन कोड देंगे, स्टेट देंगे, कंट्री देंगे, स्ट्रीट का एड्रेस देंगे कि मैं यहां पर रहता हूं, ये मेरा मकान नंबर है, ये मेरा पता है, ये मेरी लोकेशन है और इसके पास में मैं रहता हूं, है ना। एक कोई लैंडमार्क एरिया भी देंगे, स्टेट देंगे, पिन कोड नंबर देंगे, कंट्री देंगे। तो इसका मतलब कि कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कई सारी चीजों से मिलकर बनते हैं। तो यहां पर जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है वो क्या है? एड्रेस। क्या कोई और भी कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है? सोच के बताओ। ये तो एक एग्जाम्पल था कि एड्रेस में पिन कोड, स्टेट, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, फला फला ढिमकाना, बहुत सारी चीजें आएंगी। क्या और भी कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है? बबली ने कहा नेम। कैसे हो सकता है नेम? आपने कहा बबली, कंपोजिट कहां है? सिंगल तो है। अमन कुमार कह रहे हैं केक। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें, केक कहां से आ गया ये? बस खाने पीने की बातें करते रहो तुम। चाय, बिस्कुट, केक, पिज्जा। हा? अरे भगवान मेरे, हाँ गीतांजलि कुमारी बिल्कुल सही। डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल सही। डेट ऑफ बर्थ क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाएगा सर? डेट आ जाएगी, मंथ आ जाएगा और ईयर आ जाएगा। डे, मंथ और ईयर, ये तीनों चीजें आ जाएंगी, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट। आज कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? अरे शांत हो जाओ बस। ठीक समझ में आ गया कि कंपोजिट एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? जो कई सारे एट्रीब्यूट से मिलकर बने। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एड्रेस हो सकता है ना, और भी चीजें हो सकती हैं जिसमें कई सारी चीजें आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू का मतलब वो एट्रीब्यूट जिसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है। जैसे those attributes which can have exactly one value are known as single valued attribute. जैसे for example the date of birth of a student can be a single valued. सर आपने तो अभी कहा कि डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? कंपोजिट होगा। क्या डेट ऑफ बर्थ सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस में। कैसे? अगर आपने कहा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने सिर्फ ईयर बता दिया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1995 है, तो ये क्या हो गया? ये आपका सिंगल वैल्यूड हो गया। लेकिन अगर मैंने डेट ऑफ बर्थ में पूरी डेट ऑफ बर्थ बताई, मंथ भी बताया, डे भी बताया और ईयर भी बताया, तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट। ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ उस केस में आपका सिंगल होगा जिसमें आप सिर्फ ईयर बता रहे हैं या सिर्फ अपनी बर्थ की डेट बता रहे हैं कि मेरा जो बर्थ डेट है वो मान लीजिए 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त आपका क्या हो जाएगा? बर्थ डेट तो है, सिंगल वैल्यू तो है। लेकिन अगर आप पूरी चीजें बता रहे हैं कि इस ईयर में हुआ, इस डे हुआ, इस मंथ हुआ, तो ये बन जाएगा क्या? कंपोजिट एट्रीब्यूट। समझ में आ गया किस केस में सिंगल हो रहा है, किस केस में मल्टीपल में जा रहा है, किस केस में कंपोजिट में जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, जेंडर।
बिकॉज वन पर्सन कैरी ओनली वन जेंडर, कह रहा है एक इंसान का जेंडर तो एक ही होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, जिसमें सिर्फ एक मान होगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल वैल्यू। जैसे कि कहा कंट्री नेम, स्टेट का नाम, इंडिविजुअल पिन कोड, ये तो सिंगल ही होंगे, है ना, ये मल्टीपल नहीं हो सकते। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। जेंडर, बिकॉज वन पर्सन हैव ओनली वन जेंडर। तो इसमें जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वो क्या है, जेंडर। कास्ट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, ये भी हो सकता है सिंगल वैल्यू। वेरी गुड, आगे आ जाओ। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, अभी तक हम लोग ने बात किस पर करी, की एट्रीब्यूट पर, मतलब वो एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की है वो की है। कंपोजिट का मतलब जिसमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो कंपोजिट हो गया। सिंगल मतलब जिसमें एक वैल्यू आ रही है वो सिंगल हो गया। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होगा, इट इज एन एट्रीब्यूट दैट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू एसोसिएटेड विद द की ऑफ द एंटिटी। कह रहा है ये प्राइमरी की होनी चाहिए पहली बात तो, लेकिन प्राइमरी की के साथ साथ इसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आनी चाहिए। मल्टी वैल्यूड क्या होगी, प्राइमरी की, लेकिन इसके साथ साथ कई सारी वैल्यूज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे फोन नंबर, एक स्टूडेंट का अगर कोई फोन नंबर है तो वो लैंडलाइन भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है ना। कई बार आप देखते हैं फॉर्म फिल करते समय लिखा भी रहता है कॉन्टैक्ट नंबर घर का, ऑफिस का, पर्सनल, पेरेंट्स का, किसका। तो फोन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी अ लैंडलाइन एंड मोबाइल। ईमेल आईडी ऑफ अ स्टूडेंट, ईमेल आईडी क्या है, प्राइमरी की, लेकिन प्राइमरी की के साथ साथ ये पर्सनल ईमेल आईडी भी हो सकती है और कॉलेज की ईमेल आईडी भी हो सकती है। बोलो, क्या फोन नंबर प्राइमरी की हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ईमेल आईडी प्राइमरी की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यानी ये प्राइमरी की का पार्ट होना चाहिए और मोर देन वन वैल्यू इसमें कंटेन होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। वेरी गुड, आगे आइए। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में यहां पर कह रहा है जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम सिंगल वैल्यूड है, स्टूडेंट का रोल नंबर ये भी सिंगल होगा, लेकिन फोन नंबर और ईमेल आईडी क्या होगा, मल्टी वैल्यूड, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल ओवल के द्वारा, है ना। आप देख सकते हैं कि ईमेल आईडी और फोन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, डबल ओवल के द्वारा। समझ में आया। नेक्स्ट, अब एक और एग्जाम्पल लीजिए। कह रहा है यहां पर स्टूडेंट का जो नाम है वो सिंगल वैल्यू है, रोल नंबर जो है वो सिंगल वैल्यू है, फोन नंबर आपका मल्टी वैल्यूड है और ईमेल आईडी यहां पर क्या है, मल्टी वैल्यूड है ना। ये बात हमें समझ में आ गई थी। नेक्स्ट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं। फिफ्थ एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। पहली बात तो हमें यह समझ में आ रही है कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हमेशा डॉटेड ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड ओवल के द्वारा। डिराइव का मतलब जिससे कुछ निकल के आ रहा है ना। व्हाट डू मीन बाय डिराइव्ड, जिससे कोई चीज निकल के आ रही है, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड। जैसे डेट ऑफ बर्थ से क्या एज निकल के आ रही है, यस, तो एज ऑफ अ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। आइए समझते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर दोज दैट मे बी कंप्यूटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स, जिनको दूसरे एट्रीब्यूट से कंप्यूट किया गया, कैलकुलेट किया गया, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड। इफ द एज ऑफ अ स्टूडेंट इन अ डेटाबेस इज नॉट नोन, कह रहा है अगर डेटाबेस में हमें स्टूडेंट की एज नहीं पता क्या है, द एज कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, तो उस केस में एज को हम किससे डिराइव कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ से। इन द ईआर मॉडल द डिराइव्ड एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश्ड ओवल, डैश वाले ओवल से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट की अगर बात करें तो रोल नंबर, बर्थडे, नेम, ये तो नॉर्मल है, लेकिन एज को डॉटेड रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। समझ में आ गया, आसान सा था। नेक्स्ट,
स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? सिक्स्थ एंड लास्ट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट जो हमेशा फिक्स रहेगा, दैट इज कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। वैल्यू ऑफ स्टोर्ड एट्रीब्यूट रिमेन कांस्टेंट एंड फिक्स फॉर एन एंटिटी इंस्टेंस। किसी भी एंटिटी के लिए जो मान हमेशा फिक्स है। सर जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या बदलती है? नहीं। क्या एज बदलती है? लड़कियों के केस में नहीं, लेकिन लड़कों के केस में हां, है ना। एज तो बदलती है, नो डाउट, लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं बदलती। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। द वैल्यू ऑफ स्टोर्ड एट्रीब्यूट रिमेन कांस्टेंट एंड फिक्स्ड फॉर एन एंटिटी इंस्टेंस। हेल्प इन डिराइविंग द डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इसकी मदद से हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट को निकाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट हैज अ फिक्स्ड एंड कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन एंटिटी। कह रहा है डेट ऑफ बर्थ उम्र भर के लिए क्या होगी? फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। एज एट्रीब्यूट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। एज को हम डेट ऑफ बर्थ से डिराइव कर लेंगे। हेंस द डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट इज अ स्टोर्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड का मतलब जो हमेशा फिक्स रहे, वो स्टोर्ड हो गया। समझ में आ गया? क्या कॉन्टैक्ट नंबर फिक्स हो सकता है? नहीं, बदल सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकती, है ना। वो तो फिक्स ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक साल पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी और आज कुछ और हो गई, है ना। ये नहीं हो सकता। समझ में आ गया? एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, है ना। तो डॉट लगा के एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर वो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो एंटिटीज कितने तरीके की होती है? सर वीक और स्ट्रॉन्ग, ये समझ गए। सर एट्रीब्यूट्स कितने होते हैं? 6 प्रकार के, और ये 6 टाइप्स के क्या हैं ये भी समझ गए। आगे बढ़ जाओ भैया फटाफट से। अब बात करते हैं रिलेशनशिप, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। अ रिलेशनशिप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द एंटिटीज। यानी दो एंटिटी के बीच में रिश्ता कैसा है? खूनी रिश्ता है? कैसा रिश्ता है? स्टूडेंट और कोर्स के बीच में रिश्ता कैसा है? स्टडी करने का। तो यानी दो लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसी है? दिखावटी है, बढ़िया है ना, चंगा है, कैसा है? दैट इज कॉल्ड रिलेशन। तो अ रिलेशनशिप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द एंटिटी। रिलेशन को किससे शो करते हैं? सर डायमंड से, है ना। रिलेशन हमेशा कैसी होती है? डायमंड। किससे शो करेंगे? डायमंड से। आइए जरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है डायमंड भी इसको बोल सकते हैं और रोम्बस भी बोल सकते हैं। सही है। डायमंड और रोम्बस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होगी वो क्या होगी? टीचर्स। टीचर टीचर्स द स्टूडेंट, है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ रिलेशन। द 3 कॉमन कार्डिनल रिलेशनशिप्स आर। ये है धमाकेदार क्वेश्चन। क्या कि अगर एग्जाम में आपसे पूछें कि कार्डिनल रिलेशनशिप या कार्डिनलिटीज कितनी प्रकार की होती हैं, रिलेशनशिप कहें या कार्डिनलिटी कहें, बात तो एक ही है। तो यहां पर हम कह रहे हैं द 3 कॉमन कार्डिनल रिलेशनशिप्स आर 1 to 1, 1 to many और many to many, है ना। एक हस्बैंड की एक वाइफ हो सकती है, 1 to 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। एक वाइफ का एक ही हस्बैंड होगा, 1 to 1। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। 1 to many, एक टीचर कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, 1 to many। एक स्टूडेंट भी कई सारे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट भी कई सारे टीचर से पढ़ सकता है, 1 to many, है ना। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी का मतलब इधर भी मैनी, एक कस्टमर कई प्रकार के लोन ले सकता है, कई प्रकार के लोन कस्टमर ले सकता है, दैट इज मैनी टू मैनी, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। आइए जरा एक बार देख लेते, है ना, एग्जाम्पल के तहत। 1 to 1 का मतलब मेल मैरिड टू फीमेल, फीमेल मैरिड टू मेल। मेल जो है वो एक फीमेल से शादी करेगा और फीमेल मेल से, 1 to 1। 1 to many,
एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, एक एम्प्लॉय कई सारे डिपार्टमेंट में काम करेगा, है ना, क्या हो गया, वन टू मैनी हो गया। एक एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में, एक एम्प्लॉय आईटी डिपार्टमेंट में, एक एम्प्लॉय फलाने डिपार्टमेंट में, एक एम्प्लॉय ढिमकाने डिपार्टमेंट में, है ना, क्या हो गया, वन टू मैनी हो गया। मैनी टू मैनी का मतलब एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट, एक एम्प्लॉय कई सारे प्रोजेक्ट पर काम करेगा, कई सारे प्रोजेक्ट पर कई सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे, दैट इज मैनी टू मैनी। समझ में आ गया? तो ये तो बहुत जनरल सी बात है, लेकिन बस याद ये रखने वाली बात है कि रिलेशनशिप कितनी होती है, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। बस ये तीन चीजों पर फोकस रखिएगा, है ना, ये तो शायद आपको पता भी होगा। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटीज। वेरी गुड, आगे देखो क्या रहा है, कार्डिनलिटी इन डीबीएमएस रिफर्स टू द रिलेशनशिप। कार्डिनलिटी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, रिलेशनशिप है, which specifies how many times a particular entity occur in the relationship। कितनी बार वो एंटिटी एकर होगी, एक बार या कई बार, ये डिफाइन करती है आपकी कार्डिनलिटी या रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनली वन स्टूडेंट हैज एनरोल्ड इन एग्जैक्टली वन कोर्स, अगर एक स्टूडेंट ने एक कोर्स में एनरोल किया है, दिस रिलेशनशिप विल बी कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप को वन टू वन के केस में एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने कई सारे एनरोल कोर्सेज में किया हो, तो ये वन टू मैनी हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट ने कई सारे कोर्सेज में एनरोल किया है, मैनी टू मैनी हो जाएगा। बोलो, समझ में आ गया? तो ये दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कार्डिनलिटी। बस ये तीन ही प्रकार की होती है, मैनी टू वन नहीं होती, है ना। अपने मन से मत लिख देना कि मैनी टू वन भी होगा, नहीं, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी, ये तीन प्रकार की ही आपकी कार्डिनलिटी होती है डीबीएमएस में, है ना। मन से मत लेना सर वन टू मैनी भी तो हो सकती है, एक इंसान कई शादियां कर सकता है, थप्पड़ पड़ेगा खींच के। ठीक है, चलो आगे आओ। डिस्टिंक्ट वैल्यू इज हाई। अब देखो, अब कह रहा है जो कार्डिनलिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। क्या? एक हाई हो सकती है और एक लो हो सकती है। एक हाई कार्डिनलिटी और एक लो कार्डिनलिटी। सर ये क्या चक्कर है, आओ इधर। डिस्टिंक्ट वैल्यू इज हाई कार्डिनलिटी, अ लॉट ऑफ रिपीट वैल्यू इज लो कार्डिनलिटी। कह रहा है अगर वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो वो लो कार्डिनलिटी है, और अगर वैल्यू यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब हाई कार्डिनलिटी है। प्रोडक्ट आईडी क्या है, हाई कार्डिनलिटी, क्योंकि आईडी कभी भी रिपीट नहीं होगी। बोलो, क्या आईडी कभी भी रिपीट होगी, नेवर एवर, तो ये क्या हो गया, हाई। लेकिन कैटेगरी हेडफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर रिपीट हो रही है, ये क्या है, लो कार्डिनलिटी। नेम क्या है, नेम हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। अगर नेम रिपीट नहीं है तो हाई है, लेकिन अगर डेटाबेस में नेम रिपीट हो गया तो क्या हो जाएगा, लो कार्डिनलिटी हो जाएगी। वेरी गुड, आओ। कह रहा है प्रोडक्ट आईडी कॉलम इज गोइंग टू हैव दी हाई कार्डिनलिटी। इस टेबल में जो प्रोडक्ट आईडी है वो क्या है, हाई कार्डिनलिटी है। क्यों? बिकॉज इट्स प्रोबेबली दी प्राइमरी की, क्योंकि ये प्राइमरी की है, सो इट्स टोटली यूनिक, और ये हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी, है ना। तो ये क्या हो गया, हाई कार्डिनलिटी। कैटेगरी कॉलम विल हैव अ लॉट ऑफ रेपिटेशन। कह रहा है जो कैटेगरी वाला कॉलम है इसमें बहुत बार रिपीट हुआ है, एंड इट विल हैव अ लो और मीडियम कार्डिनलिटी। इसलिए जो इसकी कार्डिनलिटी होगी, जो रिलेशनशिप होगी, वो कैसी होगी, लो होगी। लेकिन नेम आपका हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द टेबल, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। क्लियर? कोई डाउट? ये तो क्लियर है ना। डाउट तब होता है जब क्वेश्चन आता है, यस, है ना। तो
ये डाउट पैदा करना ये मेरा काम है। कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया है ना। अब इसमें डाउट कहां कहां से आते हैं बताएंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी और कवर कर लें। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है रिलेटेड टू डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस इंस्टेंस। क्या आपने इन दोनों का नाम सुना है? एक होता है स्कीमा और एक होता है इंस्टेंस। अगर सुना है आपने डेटाबेस स्कीमा का नाम, बहुत बढ़िया। डेटाबेस इंस्टेंस का नाम अगर सुना है, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस स्कीमा एंड डेटाबेस इंस्टेंस? आइए सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा की। अगर मैं आपसे कहूं स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर है ना, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा, या कॉलम्स ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। अगर सिर्फ कॉलम की बात करते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट फादर्स नेम, स्टूडेंट मदर्स नेम, ये क्या है? स्कीमा है, स्ट्रक्चर है डेटाबेस का। लेकिन जब आप आईडी में आईडी को फिल करते हैं, रोज को फिल करते हैं, जब रोल नंबर में रोल नंबर को फिल करते हैं, फादर्स नेम में फादर के नाम को फिल करते हैं, क्या बन जाता है? इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। क्या बन जाता है? इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। जब उसको फिल करेंगे रोज को, तो बन जाएगा क्या? इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। क्या ये बात समझ में आई? यस या नो? आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं आई तो आइए समझ लेते हैं। हैव अ लुक गाइस। कह रहा है अ डेटाबेस स्कीमा डिफाइन हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड विद इन अ रिलेशनल डेटाबेस। एक आरडीबीएमएस में, एक डेटाबेस में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें, हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, कॉलम्स में क्या क्या रहे, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। कह रहा है कि डेटाबेस का क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और डेटाबेस स्कीमा को बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज करते हैं? विच एसक्यूएल लैंग्वेज इज यूज टू डिजाइन अ डेटाबेस स्कीमा? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के द्वारा ही तो हम कॉलम्स को बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डीडीएल। दिस इंक्लूड टेबल का नाम। कह रहा है इसमें टेबल का नाम भी आता है, फील्ड भी आती हैं, डेटा टाइप भी आता है, और रिलेशन बिटवीन दोज एंटिटीज या रिलेशनशिप बिटवीन दीज एंटिटीज, ये सब चीजें आती हैं। टेबल का नाम, कॉलम्स या फील्ड, डेटा का टाइप, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एंटिटी, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। Process of database schema design is known as data modeling। ये इंपॉर्टेंट है। डेटा मॉडलिंग क्या होता है? एक तो मॉडल्स होते हैं जो रैंप पे चलते हैं, कैट वॉक करते हैं, है ना, देखा होगा आपने, देखा है ना, बिल्कुल देखा होगा। तो द प्रोसेस ऑफ डेटाबेस स्कीमा डिजाइन इज ऑल्सो नोन एज डेटा मॉडलिंग। अगर हम किसी भी एक डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं, उसके स्कीमा को डिजाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हम डेटा को मॉडल बना रहे हैं? हाँ। मॉडल में क्या होता है ना, अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होते, है ना, तो दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडल्स। तो प्रोसेस ऑफ डेटाबेस स्कीमा डिजाइन इज ऑल्सो नोन एज डेटा मॉडलिंग। क्लियर है? आगे आइए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, a database schema is considered the blueprint of a database। कह रहा है डेटाबेस स्कीमा को ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और स्ट्रक्चर का मतलब मॉडल, और यह स्ट्रक्चर का मतलब ब्लूप्रिंट, है ना, एक ही बात है। नेक्स्ट, इसको स्केलेटन ऑफ अ डेटाबेस भी बोलते हैं। डेटाबेस का एक ढांचा बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना या स्केलेटन बनाना, एक ही बात है। नेक्स्ट, टीडीएल, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस स्कीमा।
डीडीएल लैंग्वेज के तहत हम डेटाबेस स्कीमा को डिजाइन करते हैं। बहुत बढ़िया। अ डेटाबेस स्कीमा इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटाबेस। ये क्या है? ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटाबेस का, कि डेटाबेस को कैसे लॉजिकली दिखाएं, प्रस्तुतिकरण कैसा हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेटाबेस स्कीमा। नेक्स्ट, द स्कीमा डज नॉट फिजिकली कंटेन द डेटा इटसेल्फ। कह रहा है डेटाबेस स्कीमा में क्या कोई डेटा है? नहीं बेटा, इसमें कोई डेटा नहीं है, सिर्फ कॉलम है, सिर्फ टेबल का नाम है, सिर्फ फील्ड्स हैं, सिर्फ कॉलम है। लेकिन क्या रोज फील्ड हैं? ना ना, है ना, वो फील्ड नहीं है। तो इट ओनली कंटेन द कॉलम, द टेबल नेम, द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, दैट्स इट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा कितने प्रकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी, कोई समस्या बताइए। गुड्डू भैया, नाम बड़ा प्यारा है। कोई डाउट नहीं, है ना, आसान सा है ये कॉन्सेप्ट। तो स्कीमा का मतलब क्या हो गया सर? स्केलेटन हो गया, डेटा मॉडल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया। इन सबको डेटाबेस स्कीमा बोलते हैं। डीडीएल के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसमें क्या आता है? सिर्फ वो डेटा जिसके तहत हम डेटाबेस की टेबल या डेटाबेस के कॉलम्स को सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लॉजिकल, फिजिकल और व्यू। अब ये होते क्या हैं, जरा इसको एक बार समझ लो। आओ फटाफट से इधर आओ, कंसंट्रेट करो, इधर उधर नहीं, फोकस करो, फोकस। क्या रहा है? 3 प्रकार का होता है। एक व्यू लेवल। व्यू मतलब जब हम डेटाबेस को सिर्फ देखते हैं, व्यू राइट्स देते हैं ना डेटाबेस में, देखने वाला, ये व्यू लेवल हो गया। लॉजिकल स्कीमा, जो हम डेटाबेस स्कीमा में लॉजिकल एंट्रीज करते हैं, जहां पर कॉलम्स बनाते हैं, है ना, वही तो लॉजिकल होगा। और फिजिकल स्कीमा का मतलब डेटाबेस को स्टोर कैसे किया जाए, ये होगा फिजिकल स्कीमा। याद करो 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस। कुछ कुछ याद आया? देयर आर 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस, यही तो है। आइए जरा इसको थोड़ा सा पढ़ें। क्या रहा है? ये भी हो सकता है। व्यू एक डेटाबेस है स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, प्रोजेक्ट की आईडी है, ये लॉजिकल है। व्यू कर रहे हैं इसको बाहर से बैठकर, व्यू लेवल है। फिजिकल स्कीमा कैसे स्टोर करें, ये फिजिकल है। पहले में क्या था? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट आईडी, लॉजिकल स्कीमा। स्टोर कैसे करें? फिजिकल स्कीमा। व्यू कैसे करें अलग अलग लेवल से, है ना, दैट इज व्यू स्कीमा। तो आइए जरा एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, अब फिजिकल डेटाबेस स्कीमा स्पेसिफाई, यानी फिजिकल स्कीमा क्या होता है? अ फिजिकल डेटाबेस स्कीमा स्पेसिफाई हाउ द डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली। डेटा को फिजिकली कैसे स्टोर करेंगे? ऑन अ स्टोरेज सिस्टम और डिस्क स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ फाइल या इंडाइसेस। डेटा को फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करें या फिर फोल्डर्स के फॉर्म में स्टोर करें, कैसे स्टोर करें, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेटाबेस स्कीमा। इंडाइसेस का मतलब होता है इंडेक्स के फॉर्मेट में, है ना, इंडेक्स के फॉर्मेट में स्टोर करें, फाइल्स के फॉर्मेट में स्टोर करें, फोल्डर्स में स्टोर करें, कैसे करें, ये फिजिकल डेटाबेस स्कीमा है। डिजाइनिंग अ डेटाबेस एट द फिजिकल लेवल इज कॉल्ड फिजिकल स्कीमा। अगर हम किसी भी डेटाबेस को फिजिकल लेवल पर तैयार कर रहे हैं तो ये फिजिकल स्कीमा का एग्जाम्पल होगा। स्टोरेज डिवाइसेस आर कॉल्ड फिजिकल स्कीमा। वेरी गुड। लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा क्या होगा? सोचो, लॉजिकल का मतलब, लॉजिकल का मतलब इट डिफाइन द व्यूज, इंटीग्रिटी, कॉन्स्ट्रेन एंड टेबल। लॉजिकल का मतलब व्यूज,
इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट और टेबल। इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? जब हम पासवर्ड लगाते हैं तो क्या कहता है, पासवर्ड में इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट गिवन होता है कि नंबर्स होने चाहिए, कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए। ऐसा पासवर्ड बनाओ कि खुद को याद ना रहे, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। यही तो है ना? जब इतना खतरनाक पासवर्ड बनाने को कहा जाता है तो आप खुद उस पासवर्ड को भूल जाते हैं। आपने कैपिटल भी रखा है, आपने सिंबल्स भी यूज किए हैं, है ना? फिर बार बार फॉरगेट पासवर्ड करते रहिए, मजा लेते रहिए। इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट है। It defines how the data is stored in the form of table and how the attributes of a table are linked together। कह रहा है डेटाबेस में डेटा को स्टोर कैसे करें और आपस में लिंक कैसे करें, ये लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा बताएगा। ER मॉडलिंग इज यूज्ड हियर। कह रहा है लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा को बताने के लिए किसका यूज होगा? ER डायग्राम का या ER मॉडल का, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। देखो पीछे, यही तो है, इंप्लॉय आईडी, इंप्लॉय नेम, प्रोजेक्ट आईडी। ये क्या है? लॉजिकल स्कीमा ही तो है ना? जहां पर हमने किसको डिफाइन किया है? किसको डिफाइन किया है? सर फील्ड को, सर कॉलम्स को। यही तो है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल स्कीमा, है ना? तो क्या कह रहा है यहां पर लॉजिकल स्कीमा के बारे में कि डिफाइन द व्यूज, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स एंड टेबल। It define how the data is stored in the form of table, कैसे टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेंगे, and how the attributes of a table are linked together, कैसे उनको आपस में लिंक करेंगे। ER मॉडलिंग का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। व्यू स्कीमा क्या होता है ये भी देख लो। दिस स्कीमा जनरली डिस्क्राइब द एंड यूजर इंटरेक्शन विद द डेटाबेस। हम डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक 1 टीयर के थ्रू, 2 टीयर के थ्रू, 3 टीयर के थ्रू। क्या हमारे कंप्यूटर में ही डेटाबेस है? अगर हां तो 1 टीयर है। हमारे कंप्यूटर में ना होकर दूसरे कंप्यूटर में है, 2 टीयर है। और 3 टीयर का मतलब जहां पर बीच में 2 लेयर्स हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट आगे कर रहा है, 3 टीयर है ना? दैट इज कॉल्ड व्यू स्कीमा। अब कह रहा है ये तो बातें हो गई स्कीमा के बारे में, जो आपको पता चल गया कि स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस, स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। इट डिफाइंस द कॉलम्स ऑफ द टेबल, ये कॉलम्स ऑफ द टेबल को डिस्क्राइब करेगा और टेबल के नाम को भी डिफाइन कर सकता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस की। क्या डिफरेंस है स्कीमा और इंस्टेंस में? डेटाबेस स्कीमा वर्सेस डेटाबेस इंस्टेंस। आइए, कह रहा है डेटाबेस स्कीमा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लान्ड डेटाबेस एंड डज नॉट एक्चुअली कंटेन द डेटा। बिल्कुल सही। कह रहा है ये सिर्फ डेटा का एक स्केलेटन होगा, इसमें डेटा मौजूद नहीं होगा। है तो डेटाबेस, लेकिन इसमें डेटाबेस मौजूद नहीं होगा, सिर्फ स्केलेटन और स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। Whereas database instance is a type of a snapshot of an actual database। लेकिन database instance में रोज फिल्ड होंगी और इसे हम क्या बोलते हैं? स्नैपशॉट ऑफ एन एक्चुअल डेटाबेस। जो एक्चुअल डेटाबेस है उसका स्नैपशॉट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस। ये है 1 नंबर का क्वेश्चन। क्या स्नैपशॉट ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा? नहीं। डेटाबेस इंस्टेंस? हां। स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, डेटाबेस स्कीमा। स्नैपशॉट ऑफ अ डेटाबेस, डेटाबेस इंस्टेंस। समझ में आ गया? अगर स्नैपशॉट देखने को मिल जाए तो समझ जाना सर ने कहा था स्नैपशॉट का मतलब इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। क्लियर? आगे आओ। द डेटाबेस स्कीमा रिमेन्स द सेम फॉर द एंटायर डेटाबेस एज अ होल। कह रहा है डेटाबेस स्कीमा कभी बदलता नहीं है। नॉर्मल सी बात है। क्या कॉलम्स या फील्ड कभी बदलती हैं? नहीं। स्टूडेंट का नेम, आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब तो नहीं बदलेगा, लेकिन जब डेटा आप फिल करेंगे क्या वो डेटा बदलेगा? जी हां।
अब नेम चेंज हो सकता है स्टूडेंट का, कॉलम चेंज नहीं होगा, लेकिन फील्ड्स तो चेंज हो सकती हैं. यस, तो द डेटाबेस स्कीमा रिमेन्स द सेम फॉर द एंटायर डेटाबेस एज अ होल. वन कैन चेंज द डेटाबेस इंस्टेंस. हम डेटाबेस इंस्टेंस को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं. वी कैन डू इट. ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस यूजिंग अपडेशन, डिलीशन एंड एडिशन. कह रहा है लेकिन इंस्टेंस के साथ हम CRUD अप्लाई करते हैं. CRUD मतलब क्रिएशन, उसमें मॉडिफिकेशन, उसमें अपडेशन, उसमें डिलीशन, है ना. ये सब अप्लाई करते हैं किसमें? इन केस ऑफ डेटाबेस इंस्टेंस. तो वन कैन चेंज द डेटाबेस इंस्टेंस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस यूजिंग अपडेशन, डिलीशन एंड एडिशन. बहुत बढ़िया. अगला देखो, स्कीमा इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस. हाँ बिल्कुल सही है. while the instance is the actual data that is in the database. कह रहा है स्कीमा क्या है? ब्लूप्रिंट है, जबकि इंस्टेंस क्या है? जो एक्चुअल डेटा डेटाबेस में है वो क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस. क्लियर? कोई डाउट? द स्कीमा इज द डेटाबेस डिजाइन. कह रहा है स्कीमा क्या है? डेटाबेस का डिजाइन है, जबकि इंस्टेंस क्या है? द डेटा इट कंटेन. जो डेटा उसमें रखा गया है दैट इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस या डेटा इंस्टेंस. नेक्स्ट, व्हेन यू चेंज द स्कीमा, जब हम कॉलम्स को चेंज करेंगे, स्कीमा को चेंज करेंगे. यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. अगर हमने कभी भी बाई चांस स्कीमा बदलने की कोशिश करी तो इसका मतलब हम स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम करते हैं, है ना. अवॉइड करते हैं कि स्ट्रक्चर हम चेंज करें, ऐसा जनरली नहीं करती. लेकिन अगर करेंगे तो दैट मींस चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. व्हेन यू चेंज द इंस्टेंस यू चेंज द डेटा कंटेंट. लेकिन जब हम इंस्टेंस चेंज कर रहे हैं इसका मतलब कि हम डेटा के कंटेंट को बदल रहे हैं. क्या ये बात समझ में आ गई? यस या नो? An instance in DBMS is essentially a snapshot of the data stored in a database. कह रहे हैं इंस्टेंस क्या है? एक स्नैपशॉट है जिसके बारे में अभी हम लोग ने पढ़ा. एंड एट अ स्पेसिफिकली पॉइंट इन टाइम. कह रहा है इन अ डेटाबेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. जो स्नैपशॉट ले रहे हैं, जो डेटा एंटर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस. इट कैन बी मॉडिफाइड थ्रू वेरियस CRUD ऑपरेशन. इसको हम क्या कर सकते हैं? CRUD ऑपरेशन के द्वारा मॉडिफाई कर सकते हैं. CRUD का मतलब क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, है ना. दैट इज कॉल्ड CRUD ऑपरेशन, इंक्लूडिंग डेटा इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन. क्या ये बात समझ में आ गई? यस या नो? बिल्कुल. तो CRUD ऑपरेशन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं? पहले तो डेटाबेस को क्रिएट करते हैं. क्रिएट करने का मतलब इंफॉर्मेशन फिल करते हैं. फिर उस फिल की हुई इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? रीड करते हैं या एक्सेस करते हैं. तो यहां रीड का मतलब क्या है? एक्सेस करना इंफॉर्मेशन को. यू का मतलब अपडेट करना, चेंजेस करना, और डी का मतलब डिलीट कर देना. तो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, दैट इज कॉल्ड CRUD ऑपरेशन. क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन हो यहां तक तो फटाफट से पूछ लो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई या ये चीज समझ में आ गई. हाँ, आर का मतलब रीड भी हो सकता है और रिट्रीव भी हो सकता है. विवेक कुमार अभी बताएंगे आगे, है ना. इसमें से कुछ ना समझ में आया हो तो वो पूछो. डेटाबेस के बाकी जो आपकी चीजें हैं वो अभी कवर की जाएंगी. क्लियर है? चलो आगे बढ़ो. एक पॉइंट और रह गया. क्या? इंपॉर्टेंटली इट शुड बी नोटेड दैट सर्च ऑपरेशन डू नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंजेस इन द इंस्टेंस. कह रहा है अगर हम कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं तो क्या कोई चेंज इंस्टेंस में होगा? नहीं होगा. तो सर्च करने पर कोई भी बदलाव, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता. ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, है ना. इंपॉर्टेंटली इट शुड बी नोटेड दैट search operation do not bring
अबाउट एनी चेंजेस इन द इंस्टेंस पर सर्च ऑपरेशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्रिएट का पड़ता है, एक्सेस करने पर भी क्वेरी चलती है, अपडेट का भी पड़ता है, डिलीट का भी पड़ता है, लेकिन सर्च करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद एक बार बात कर लेते हैं ईएफ कॉड के नियम पर, है ना। ये कौन है, इनको तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, घर के पीछे ही रहते हैं आपके। डॉक्टर ईएफ कॉड, एडगर एफ कॉड, आरडीबीएमएस की बात हो, यही है जनक, है ना। इन्होंने ही रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ईएफ कॉड के कुल नियम कितने हैं, है ना। यही तो पॉपुलर क्वेश्चन है। नियम कितने हैं ईएफ कॉड के? 12 नियम, लेकिन है 13। नियम है 12 लेकिन है 13। बोला जाता है 12 रूल्स ऑफ ईएफ कॉड, लेकिन आप गिनती शुरू करेंगे तो ये 0 से होगा, और 0 से लेकर 12 तक कितना हो गया? 13। तो टोटल पूछें तो 13, लेकिन ईएफ कॉड के रूल पूछें तो 12। समझ में आ रहा? आ रहा तो आगे आओ, समझो जरा। कॉड रूल इन डीबीएमएस ऑल्सो नोन एज कॉड्स 12 रूल्स। कॉड के नियम को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कॉड 12 नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ 13 रूल्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to 12। ये कुल मिला के 13 नियम है, जहां पे 0 से लेकर 12 तक काउंट किया गया है। ठीक है, इट डिफाइन अ डेटाबेस टू बी अ करेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कह रहा है वो आरडीबीएमएस बेहतर होगा जो इन 12 नियमों को पालन करेगा, जो इन 12 + 1 यानी 13 नियमों का जो पालन करेगा, वही आरडीबीएमएस बेटर माना जाएगा। ठीक, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ईएफ कॉड से पूछो, है ना। इफ अ डेटाबेस फॉलो कॉड 12 रूल्स इट इज कॉल्ड। अगर कोई भी डेटाबेस इन 12 नियमों का पालन करता है तो वो डेटाबेस क्या कहा जाएगा? ट्रू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो कैसा रिलेशनल कहा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रू रिलेशनल यानी वो वास्तव में सही रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन आपको लगता है नियम का पालन किया जाता है? रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, है ना। नियमों को क्यों बनाया जाता है? ताकि उसको तोड़ा जा सके। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। मीटिंग क्यों की जाती है ऑफिसेज में रोज? ताकि मीटिंग में यह डिस्कशन हो कि क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उसको कैसे नहीं करना है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ मीटिंग। तो वैसे नियम कानून क्या है? क्या 12 नियम को पालन कर पाना इतना आसान है ना? एक विद्यार्थी के लिए भी नियम बने थे, याद है या भूल गए? काकचेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, है ना। विद्यार्थी 5 लक्षण। तो जब विद्यार्थी 5 लक्षण को पालन नहीं कर पाता तो कोई डेटाबेस इन 12 नियमों का पालन क्या करेगा? लेकिन पढ़ लेते हैं। These rules were originally set out in 1970। 1970 में ईएफ कॉड ने इन रूल्स को दिया। कब दिया? 1970 में। ठीक, These rules ensure, कह रहा है ये जो नियम कानून है ये क्या इंश्योर करते हैं? कंसिस्टेंसी, निरंतरता, एक्सेसिबिलिटी, कैसे डेटा को एक्सेस करेंगे, एंड इंटीग्रिटी, संप्रभुता ऑफ डेटा विद इन दी डेटाबेस। कि डेटाबेस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। या इसको अगर इनडायरेक्टली देखें तो क्या एसिड प्रॉपर्टी की बात हो रही है? हाँ, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, जिसको शॉर्ट में लिखा गया है कंसिस्टेंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक, नेक्स्ट। If a database follow COD 12 rules, it is called a true relational database management system। ये तो रिपीट हो गया।
रिपीट हो गया, आगे बढ़ो। अब ये रूल हैं क्या, है ना, जरा इनको एक बार देख लो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जीरो रूल क्या है क्वाड का, पहला रूल क्या है, पांचवा रूल क्या है, 12वां रूल क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ये डिपेंड करेगा किस पर, आप कितना याद कर पाते हैं, क्योंकि ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, नियम है ना, रूल है। सर रिपीट कर दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रवि शंकर कुमार, बेटा क्या रिपीट कर दें? ईएफ और भाई साहब एक इंसान है जिन्होंने 12 नियम दिए, 0 से लेकर 12 तक, जिसे 13 बोलते हैं, है ना, बस यही बता रहे, क्या रिपीट करें? सर इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक है रोज पढ़ो, 12 दिन में एक नियम रोज याद करो, है ना, आज से लेकर 12 दिन तक एक नियम तो रोज याद कर पाओगे ना। एक साथ 12 नियम नहीं याद कर पाओगे, लेकिन 13 दिन में ये नियम तो याद कर पाओगे, कर लो, क्या दिक्कत है? एग्जाम 13 दिन के अंदर तो होगा नहीं, एक दिन में एक नियम याद करो। शॉर्ट ट्रिक मिल गई, ताली बजा दो। आओ इधर देखो क्या है। पहला नियम है द फाउंडेशन रूल। पहला नियम क्या है? फाउंडेशन रूल। फाउंडेशन का मतलब तो आप समझ गए। फाउंडेशन मतलब कि जब हम डेटाबेस की बात करें तो इसका कोई नींव होनी चाहिए, कोई फाउंडेशन होना चाहिए, है ना, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्या है? फाउंडेशन होना चाहिए डेटाबेस का। रूल 1 कह रहा है इंफॉर्मेशन, कह रहा है डेटाबेस में किसी प्रकार की क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, पहले एक बेस खड़ा करेंगे, एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे डेटाबेस का, और उसमें इंफॉर्मेशन को डालेंगे, कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन रूल, फाउंडेशन रूल, इंफॉर्मेशन रूल, फाउंडेशन, इंफॉर्मेशन, फाउंडेशन, इंफॉर्मेशन। याद हो गया? चलो, तुरंत याद कर लिया तुम लोग ने तो। हाँ, रूल ब्रेक कर रहे हो हमारा। हमने कहा था एक दिन में एक करो, तुम लोग ने तुरंत 2 याद कर लिए। ऐसा नहीं चलेगा भाई, हाँ, गलत बात नहीं ना। तीसरा, गारंटीड एक्सेस रूल। फाउंडेशन, इंफॉर्मेशन और गारंटीड एक्सेस, कि उस डेटाबेस में से गारंटी लो कि एक्सेस होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि डेटाबेस को स्टोर कर दिया, अब उसमें से डेटाबेस को कोई निकाल ही नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, गारंटी होनी चाहिए एक्सेस की। फाउंडेशन होना चाहिए, उसमें इंफॉर्मेशन भरो, उस इंफॉर्मेशन को भरने के बाद इंफॉर्मेशन को निकालो, इंफॉर्मेशन निकालते समय गारंटी लो। गारंटीड एक्सेस रूल, समझ में आ गया? 3 नियम हो गए। चलो चौथा नियम, रूल 3, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। कह रहा है नल वैल्यू अगर आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट करो। ट्रीटमेंट कैसा? प्राइमरी की में कोई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और अगर बाई चांस प्राइमरी की में नल वैल्यू हो गई है, अगर प्राइमरी की में नल वैल्यू हो गई है तो उसको यूनिक की बना दो, क्योंकि यूनिक की में एक नल वैल्यू हो सकती है। हाँ या ना बोलो? सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू, पहला क्या था? फाउंडेशन लगाओ, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लगाओ, उसके ऊपर एक्सेस करो उसको, गारंटी एक्सेस, और फिर सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू। यहां तक समझ में आ गया? आलमंड ऑयल, ये क्या चल रहा है भाई कमेंट में? मैं कह रहा हूं फाउंडेशन, वो कह रहे हैं तेल। ये कौन सा है मेल? भेजो इसको जेल। क्या चल रहा है भाई? आओ, फाउंडेशन रूल, इंफॉर्मेशन रूल, गारंटीड एक्सेस, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। ठीक, फाउंडेशन लगाना ना आए, लड़कियों से लगवा लेना, है ना, बढ़िया मेकअप करेंगी। तो फाउंडेशन, इंफॉर्मेशन, गारंटीड एक्सेस, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू। और नेक्स्ट है एक्टिव डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। पांचवा, है ना, वैसे तो पांचवा और वैसे चौथा। क्या कह रहा है? एक्टिव डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। कह रहा है एक कैटलॉग तैयार करो, ऑनलाइन कैटलॉग, एक्टिव डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग। इसका मतलब
स्ट्रक्चर तैयार करो, कैटलॉग तैयार करो जिसमें इंडेक्स फिल करो कि पहला इंडेक्स क्या होगा, दूसरा इंडेक्स क्या होगा, तीसरा इंडेक्स क्या होगा। इंडेक्स का मतलब प्राइमरी की, कैटलॉग का मतलब प्राइमरी की। फिर से याद करो, फाउंडेशन लो, इंफॉर्मेशन भरो, गारंटी लो निकालने की, नल वैल्यूज का ट्रीटमेंट करो बढ़िया तरीके से, और एक्टिव डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, यानी कैटलॉग तैयार करो इंडेक्स के बेसिस पर, दैट इज कॉल्ड रूल नंबर 4। ठीक, इतने याद हो गए या नहीं बताओ? हो गए तो बल्ले बल्ले। कैटलॉग का मतलब क्या होता है? इंडेक्स। हमने आपको बताया था कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है? प्राइमरी की। कैटलॉग का मतलब कि इस डेटाबेस में से कैटलॉग क्या हो सकता है, प्राइमरी की क्या हो सकती है, कौन सी प्राइमरी की नहीं होगी, ये फिक्स करना, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग मेंटेन करना। समझ में आ गया? तो एक्टिव डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, ये तैयार करो। क्लियर है? आवाज आ रही है? चली गई? मैं दिख रहा हूं चला गया है ना? चलो, तो अभी कुल मिला के 4 नियम हुए हैं, आज इतना ही रखते हैं। पहले इतना याद कर लो, फाउंडेशन इंफॉर्मेशन, गारंटीड एक्सेस, नल वैल्यूज का ट्रीटमेंट और ऑनलाइन कैटलॉग, इतना याद करो। बाकी कल के सेशन में देखते हैं। ठीक, अभी के लिए 4, बाकी पे करेंगे कल फिर से विचार, है ना? बिल्कुल सही राज पटेल, क्या बात है। तुम शायर तो नहीं मगर पटेल, बताओ। सर करवा दो सर पूरा, हाँ सवाजी कर लो, मेरी जान ले लो तुम। थक गए बोल बोल के, तुम तो मस्ती से पढ़ रहे हो। चलो, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, है ना? मिलते हैं फिर कल और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय 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 बाय।